को भी हमने एक नया टॉपिक रखा है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा था तो इसके लिए 2-3 मिनट लेट हो गया, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप सभी से। और हम पहले क्रांति समय में सुरेश मौर्य जी, मैंने आपको इसमें को होस्ट बना दिया है, तो कृपया लोगों की जो हमारे जी सर। ओके, तो आप उनकी एंट्री करते रहें। तो जैसा कि हमारा ये 68वां कार्यक्रम है, जो बेसिकली आरटीआई पर हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया और पहले भी चर्चा हुई, लेकिन चूंकि हर एक मीटिंग में आरटीआई सिर्फ यदि हम चर्चा करें तो थोड़ा सा ये रहता है कि क्योंकि टॉपिक भी एक सीमित होते हैं, तो क्यों ना इस आरटीआई को अन्य जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज रहते हैं, सोशल इश्यूज रहते हैं, उसको जोड़ करके और उन विशेषज्ञों को यहाँ पर बुला करके उसके विषय में चर्चा की जाए। इस प्रकार से हमारा इसमें प्रयास रहता है। तो हम इसमें ये जो मीटिंग है इस बार हमारे प्रिजनर्स राइट पे रखी गई है। और प्रिजनर्स राइट जैसे जेल विभाग से संबंधित यदि हम आरटीआई कोई जानकारी लेना चाहें, बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं कि किसी को यदि डिटेन कर लिया है और उसके विषय में जानकारियों की बात आती है, पुलिस विभाग से संबंधित जानकारियों की बात आती है, और इस प्रकार बंदियों के अधिकारों को लेकर के बात आती है, तो इसको कैसे अपन आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और इसमें क्या क्या ऐसे टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, वो सब हम समझेंगे विशेषज्ञ। तो चलिए हम आपको सबसे पहले अवगत करा दें। हमारे इस कार्यक्रम में श्री संतोष उपाध्याय जी हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं बंदी अधिकार आंदोलन के, और जनरल सेक्रेटरी भी हैं सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस रोहतक बिहार के, और आपने बहुत सारी पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है इन बातों को लेकर के। और वो बंदियों के अधिकारों के लिए एक मिशन की तरह फाइट कर रहे हैं, और वो सारी चीजें वो यहाँ पर हमारे बीच में शेयर करेंगे। हम उनका स्वागत करेंगे। फिर हमारे बीच में श्री जयंत दास जी, जो इंडियन एयरफोर्स के वॉरियर हैं और इस समय आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर के आरटीआई लगाई हुई थी, बहुत सारी जानकारियां उन्होंने हासिल की हुई। जनरली वो कोर्ट से संबंधित ही इस तरह से आरटीआई लगाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां वो हासिल करते हैं, जो यूजुअली आम नागरिक नहीं सोच पाते वहां करने के लिए। तो वो आज अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करेंगे और किन किन डिफिकल्टीज से उनको गुजरना पड़ा, वो बातें भी वो यहाँ पर अपना बताएंगे, उसको शेयर करेंगे। तो प्रवीण जी, सबसे पहले हम हमारे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय हैं, चेयरपर्सन माननीय श्री राहुल सिंह जी, वो जुड़ चुके हैं। सुरेश मौर्य जी राहुल सिंह जी में भी मुझे लगता है कि अभी जुड़ने में उनको कुछ देरी होगी, तो ठीक है, उनको हम बाद में भी सुनेंगे। और वो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष और कार्यक्रम में देर से थोड़ा सा जुड़ेंगे, क्योंकि आज उनका कुछ सुबह हमने जब चर्चा की थी तो कुछ और भी अपॉइंटमेंट थे जो इमरजेंसी में आ जाते हैं, क्योंकि वो इस समय एक्टिंग स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। और राहुल सिंह जी के बारे में आप सभी को पता है कि उनके जो निर्णय है लगातार बहुत जबरदस्त वो निर्णय दे रहे हैं सूचना आयोग में, मध्य प्रदेश सूचना आयोग में। तो उनकी हम अनुभवों से यहाँ पर सीखेंगे, उनको सुनेंगे। लेकिन हम सीधे चलते हैं, संतोष उपाध्याय जी को इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं और उनसे हम जानते हैं कि मतलब बंदी अधिकार आंदोलन के विषय में उनके कार्य और किस प्रकार से उन्होंने जो पीआईएल वगैरह अपनी लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके विषय में वो हमें अवगत कराएंगे। और साथ में हम कैसे आरटीआई के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारियां इस विषय में हासिल कर सकते हैं, उसके विषय में अवगत कराएंगे। तो श्री संतोष उपाध्याय जी का स्वागत है कार्यक्रम। साथियों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार जी। शिवानंद द्विवेदी जी कर रहे हैं,
सारे साथी हैं, हमारे प्रवीण बाबू हैं, जी हैं, राहुल सिंह जी हैं, जयंत दास जी हैं। साथियों, आवाज आ रही है ना? जी हाँ, आवाज आ रही है। कृपया आप अपने आप को उपाध्याय जी अनम्यूट कर लें। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अच्छा, अभी फिर हाँ जी जी ठीक है। तो जेलों की जो दुनिया है पूरे विश्व में, तो जेलों की दुनिया सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है। वो सार्वजनिकता सिद्धांतों में वहां बहुत ज्यादा है और गोपनीयता पग पे है। ऐसे जहान के बारे में कहा जाता है कि लाल दीवालों के अंदर जहां चिड़िया भी पैर नहीं मारती है, वो होती है जेल। और जेलों के बारे में अनेक किस्से हम लोग सुने हैं, दुनिया भर की जेलों के बारे में, पाकिस्तान की जेल के बारे में, अमेरिका के कुख्यात जेलों के बारे में। और हरदम जेलों के बारे में अखबार में आते रहता है। कोई भी एक्टिविस्ट और कोई भी वकील, आपने अभी चर्चा की कि हमने पीआईएल लगाया है, तो हमने पीआईएल लगाया था प्रिजनर्स वेजेस के सवाल पे कि जेलों में जो बंद लोग हैं वो जो मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी बहुत कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। बढ़ा भी उसके बाद, लेकिन वो पीआईएल का जो आधार था, आधार उसका आरटीआई ने तैयार किया। तमाम राज्य के जेल निदेशालय से हमने मांगा कि आपके यहाँ कितना रुपया है जो आप वेजेस देते हैं। तो वहां से जो सूचनाएं आई, ऑथेंटिक सूचना होती है वो, आरटीआई में जो मांगी जाती है और उत्तर आता है, तो उन सूचनाओं को सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया। तो पीआईएल का आधार जो है आरटीआई बनती है। हमने उसमें मांगा था कि भाई हर जेल से, हर स्टेट जेल से अलग अलग रिपोर्टें आई, उसमें कोई एकरूपता नहीं थी। इसलिए एकरूपता नहीं थी साथियों, जेल स्टेट लिस्ट में है, राज्य सूची में जेल है। आजादी के पहले सेंट्रल लिस्ट तो होती नहीं थी, केंद्र ही देखता था। आजादी के बाद जब सूचियां तैयार हुई तो सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, उसमें जेल जो है स्टेट लिस्ट में आ गया। तो जेलों के बारे में और प्रिजनर राइट और आरटीआई का क्या रिश्ता है। मान लीजिए कि आपने जेलों में देखा, सासाराम जेल में, गया जेल में कस्टोडियल डेथ हुआ और अखबार में निकला कि फलाना भुइयां की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। ये घटना होती है। सुन रहे हैं ना श्रीमान? तो जब ये सूचना आई अखबार में कि राजा राम भुइयां की मौत इलाज के दौरान हुई, तो हम एक आरटीआई लगाते हैं। हम एक आरटीआई लगाते हैं कि वो जेल से किस दिन अस्पताल गया, जेल से अस्पताल किस दिन गया। तो सूचना आती है कि 8 अक्टूबर को जेल से अस्पताल शिफ्ट किया गया उसको, और 8 को ही उसका डेथ हो गया। तो ये जो सूचना है, यह इस बात को साबित करने से नहीं चूकती है कि जेलों में सेहत का जो इंतजामात है, जेल का जो सफाखाना है, जेल का जो अस्पताल है, जेल में जो
जेल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो बीमार होता तो उसका पहले ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ? वो जाते जाते आपने उसको मरणासन अवस्था में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर आप यह पता लगा लीजिए कि जेल के अस्पताल में वो एडमिट था कि नहीं, ये भी आरटीआई से मांग लीजिए। तो इस तरह से इस आरटीआई के आवेदन से आपको यह पता लगेगा कि जेल में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थितियां हैं। दूसरी बात, बहुत दिलचस्प बात है, अभी हाल में बिहार के विधान परिषद में सरकार के लोग जवाब दिए कि बिहार के जेलों में ओवर क्राउडिंग नहीं है। बड़ा सुंदर जवाब है, लेकिन इस जवाब में जो टेक्निकल फॉल्ट था वो मैं जानता था। अगर उस दिन, जिस दिन सरकार ने जवाब दिया, उस दिन अगर आरटीआई लगाया जाएगा, अगर आप जेल निदेशालय में आरटीआई लगाते हैं तो पूरे राज्य का जेल में बंद लोगों का आंकड़ा वो दे देंगे आपको कि भाई 39,000 40,000 प्रिजनर हैं और हमारे यहाँ 41,000 प्रिजनर के रहने की जगह है, इसलिए इसमें कोई ओवर क्राउडिंग नहीं। लेकिन इसके अंदर आप अगर जाएंगे, जेल वाइज आरटीआई लगाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट जेल में कितना है और अनुमंडल जेल में कितना है, तो भारी फर्क आपको नजर आएगा। अनुमंडल जेलों में जहां 400 आदमी के रहने की जगह है वहां 100 आदमी है, और डिस्ट्रिक्ट जेल में जहां 900 आदमी के रहने की जगह है वहां 1200 आदमी है। तो जिला कारागार में और सेंट्रल जेल में ओवर क्राउडिंग है, और सब डिविजनल जेल में बहुत कम लोग हैं। तो इस फर्क को समझना होगा कि आरटीआई कैसे लगाना है, तो सरकार के गलत उत्तर का कैसे जवाब दिया जाएगा, एक आरटीआई का प्रश्न हुआ। तीसरा एक छोटा सा मामला है जो प्रिजन में रह रहे लोगों का राइट है, बाहरी दुनिया से संपर्क का अधिकार। अपने फैमिली के लोग से, वकील से, शुभचिंतक से उनको बात करने का अधिकार है। तो अभी कोरोना पीरियड में जब जेल में विजिटेशन बंद था, मुलाकाती व्यवस्था बंद हो चुकी थी, तो कहा गया कि हमने जेलों में फोन लगा रखे हैं। इसी के पैरेलल एक घटना होती थी अखबारों में। अब तमाम राज्य के अखबारों में आप ये पाएंगे कि जेलों पे भीषण छापा, मोबाइल पकड़े गए, चार्जर पकड़े गए। अरे भाई, मोबाइल और चार्जर कोई AK-47 नहीं है भाई मेरे, वो जेलों में पाए गए हैं, बात करने के लिए लोगों ने रखा है। अब बात करने के लिए लोग क्यों रखते हैं? हमारी बिहार में एक मीटिंग हुई थी, उसमें जेल के बहुत ऊंचे ऑफिशियल आए थे। उन्होंने कहा कि हमने 250 बूथ, टेलीफोन बूथ बिहार की जेलों में लगा रखे। दोस्तों, 250 बूथ तो आपने है, आपका आंकड़ा बहुत दुरुस्त है, लेकिन आप अगर हर जेल में एक एक आरटीआई डालिएगा, इसका उत्तर आपको जेल निदेशालय से नहीं उपलब्ध होगा। हर जेल में आप अगर एक आरटीआई डालते हैं, जैसे अपना गया सेंट्रल जेल में आपने एक आरटीआई लगाया, कि आपके यहां कितने बूथ हैं, उत्तर आएगा 3 बूथ हैं। तो सितंबर महीने में प्रतिदिन कितने कॉल बात हुआ? जहां कैदी 2000 है वहां आपको उत्तर आएगा कि प्रतिदिन 5 से 6 कॉल बात हो रहा है, यानी महीने में 150 कॉल बात हुआ। तो जहां 2000 आदमी हैं और 150 कॉल बात हो रही है, तो यह जानकारी जो आरटीआई से हमारे पास आ रही है, इस बात का द्योतक है
कि जेल प्रशासन कैदियों को कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने में असफल रहा है। तो ये बहुत बड़ा मामला है। जेलों में सेहत का सवाल है। आप सीधा पूछिए कि जेलों में महिला वार्ड में कितनी महिलाएं हैं। कभी कभी आप देखिएगा कि जेल में कुल मिला के ओवरक्राउडिंग नहीं है। 900 लोगों के रहने की जगह है तो 900 लोग हैं, लेकिन हर जेल में महिला वार्ड बहुत छोटा होता है। जेलें जब बनी थी तो बस एक हॉल छोटा सा है तमाम जेलों में, लेकिन जब से 398 के केसेज, दहेज प्रथा के केसेज बढ़े हैं, तो महिला वार्ड में 10 सीट है। और मांगिएगा कि जेल में ओवरक्राउडिंग है कि नहीं, तो रिपोर्ट आएगी कि नहीं, कोई ओवरक्राउडिंग नहीं है। लेकिन जब पूछिएगा कि महिला वार्ड में कितने लोग हैं और कितने की सीट है, तो उत्तर आएगा कि 10 की सीट है और 60 लोग हैं वहां पर। 6 गुना लोग, सोने की जगह नहीं है। तो यह सूचना के अधिकार का कमाल है कि आपको जेल के हालात की, जेल के अंदर किस तरह से कोविड सतर्कता का जो आप प्रचार कर रहे हैं, इतनी फीट की दूरी होनी चाहिए, आप लोगों पे जुर्माना लगा रहे हैं, सट के नहीं रहो, मास्क पहनो। तो जेलों में जहां एक हॉल में 10 आदमी की जगह है और वहां 60 महिलाएं सो रही है, तो वहां कोविड के जो डायरेक्शन है उनकी तो धज्जियां उड़ जा रही है और उनकी धज्जियां सरकारी प्रोटेक्शन में उड़ रही है। तो इस तरह से आरटीआई यह आपको बताएगी कि जेलों में जो मानव मूल्य है, जेलों में जो सरकार के डायरेक्शन है, जेलों में जो हेल्थ की स्थितियां हैं, उसका किस तरह से क्षरण हुआ है, उसका किस तरह से वायलेशन हुआ है। जेलों में आउटडोर गेम्स का रुपये आता है और इंडोर गेम्स का रुपये आता है। तो आप यह मत पूछिए कि जेलों में कितना रुपया आया आउटडोर गेम्स में और इंडोर गेम्स में। आप सिर्फ ये पूछिए आरटीआई में कि जेलों में कोई खेलने के लिए फील्ड है क्या। एक लाइन में उत्तर आएगा उसका नहीं। तो जब जेलों में कोई फील्ड ही नहीं है तो कैदी फुटबॉल कहां खेलते होंगे, क्रिकेट कहां खेलते होंगे। तो जेल के अंदर भ्रष्टाचार की एक बड़ी झलक आपको सिंपल आरटीआई में। जेलों में लाइब्रेरी सरकार को रखना है, क्योंकि जेल का जो दर्शन है भारत का, उसमें तब्दीली आई है कि जेल अब कॉरेक्शनल होम है, वहां सुधार का रास्ता है। तो वही सुधार का रास्ता है तो आपने लाइब्रेरी खोल रखा है, वहां पुस्तकालय है, तो वहां आप डालें कि पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं, तो मालूम चलेगा कि कोई ईसाई मिशनरी के लोग आए और एक ही किताब 100 रख दिए, प्रभु यीशु का संदेश, और साल में 2-3 बार आए तो 300 हो गया। तो एक ही किताब 300 है और बाकी किताब 10, 20, 30 है। तो लाइब्रेरी का कंसेप्ट नहीं हुआ। फिर आप वहां रीडर्स की संख्या पूछ लीजिए कि कितने लोग पढ़ते हैं वहां का लाइब्रेरियन कौन है। तो ये सब जो जेलों के अंदर की जो स्थिति है, जेलों के अंदर जो सुधार के दरवाजे खोलने की बात सरकार अपने कागजातों में कर रही है, अपने दार्शनिक अल्फाज में कह रही है, उसकी असलियत, उसकी नंगी सच्चाई आपको इस आरटीआई से उपलब्ध हो जाएगी। जेलों में आमतौर पे आप देखेंगे कि सेल होते हैं,
जिसको एकांतवास कहा जाता है। एकांतवास की जो सजा है आमतौर पे जेलों में मिलती रहती है, कोर्ट की आज्ञा से मिलती है। जिस केस में वो बंद है, संबंधित कोर्ट से पूछ के दिया जाएगा। तो आप पूछ लीजिए कि भाई जेल में क्या कोई अनुशासन के मामले में कोर्ट ने किसी को एकांतवास की सजा दी है? उत्तर आएगा नहीं। लेकिन सेल सब भरे रहते हैं, तो इन आरटीआई के डालने से जेल प्रशासन पे वाह और आंतरिक दबाव भी होता है, जिसका इस्तेमाल जागरूक नागरिकों को करना चाहिए। दूसरी चीज है कि जेलों में बच्चे भी रहते हैं। अब बच्चों का जो खाना पीना है वो कहां से मिलता होगा? जेल में तो एडल्ट को रहना है, तो 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, तो आप हर जेल में एक आरटीआई लगा दीजिए कि जेलों में कोई आईसीडीएस सेंटर है क्या? उसका उत्तर आएगा नहीं। सरकार से हम प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों का जो खाना पीना है, जो पोषण है, जो एजुकेशन है, वो किसके सहारे है? तो स्टेट की असफलताओं की कहानी आप जो आरटीआई लगाएंगे उनके उत्तर से उपलब्ध होगा। आपको फिर उसके उत्तर का भी विश्लेषण करना होगा कि जब वहां आईसीडीएस सेंटर ही नहीं है, तो माओ के साथ जो 10 बच्चे हैं वो जेल सिपाहियों की कृपा पे रह रहे हैं। उनका जो है दूध कहां से आता होगा, उनके कपड़े कहां से आते होंगे, वो कहां पढ़ता होगा? उसकी मां दोषी है, लेकिन वो निर्दोष मासूम बच्चा, उसका कोई केयर स्टेट के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। ये आरटीआई से आपको अंदाजा होगा। तो आरटीआई एक ऐसा साधन है जो जेल के मामले में उसका बहुत इस्तेमाल हो सकता है, और हमको दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सामान्य आरटीआई एक्टिविस्ट जेल पे सवाल नहीं पूछते। इसलिए जेल पे काम करने वाले सामाजिक संगठन, एक्टिविस्ट, अन्य विषयों पे काम करने वाले एक्टिविस्ट से कम इसलिए रहते हैं कि जेल पे काम करने का अर्थ यह माना जाता है कि ये अपराधियों की तरफदारी कर रहे हैं। जो एक आम नागरिक है, जिसको बहुत पॉलिटिक्स से रिश्ता नहीं है, शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, उनकी एक बहुत सामंती सोच होती है कि जेल में जो है अपराधी रह रहे हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए। तो सजा मिलनी चाहिए तो उनका कोई राइट्स नहीं है। तो सोच में सुधार तभी होगा जब आरटीआई एक्टिविस्ट जेलों को अपना केंद्र बनाएंगे, जेलों के बारे में सवाल पूछते रहेंगे, जेलों में काउंसलर है कि नहीं, जेलों में पीएलबी। आप आमतौर पे देखेंगे कि छोटे बच्चे जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको पुलिस पकड़ती है और 19 साल लिख देती है, और 19 साल लिख के उनको जेल में भेज देगी। 1 महीना रह गया यहाँ जेल में, तो उसका गार्जियन सर्टिफिकेट लेके संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन देगा, तो वो जो है वहां से लेकर ट्रांसफर होगा जेजेबी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो जेल से ट्रांसफर करने का आदेश देगा ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी। तो इस भूमिका में राइट टू इंफॉर्मेशन की बहुत बड़ी भूमिका है कि संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा सके कि उन्होंने एक किशोर को जेल भेजा। भाई जेजे बोर्ड में उसकी उम्र ठहराई जा रही है 14 साल, अब आप लिख रहे हैं कि 20 साल। कभी कभी तो बहुत दिलचस्प मामला आता है जब पुलिस अधिकारी लिखता है कि देखने में तो इसकी उम्र 16 से कम है, लेकिन ये अपनी उम्र खुद 18.5 बता रहा है, इसलिए इसको जेल भेजना पड़ रहा है। तो ये तमाम जानकारियां कि जेल में डालसा का एडवोकेट आ रहा है कि नहीं,
जेल में पीएलवी है कि नहीं, कितने पीएलवी काम कर रहे हैं, ये सब जानकारियां आरटीआई से उपलब्ध होगी। अभी बिहार सरकार में एक स्कीम है कि आप लोग जानते होंगे, परवरिश और स्पॉन्सरशिप। और राज्यों में भी होना चाहिए इसको, क्या साथी? और राज्यों में भी है ये स्कीम। तो परवरिश में है कि जिसके माँ बाप नहीं है, उनके बच्चे अगर 18 साल से नीचे के हैं तो उनको पैसा मिलता है। तो अभी हाल में उसमें एक तब्दीली आई है कि जो अपने परिवार के ब्रेडविनर हैं, जो आजीविका कमाने वाले हैं, वो अगर जेल में बंद हैं तो उनके 18 साल से नीचे के बच्चों को स्पॉन्सरशिप या परवरिश योजना से जोड़ा जाएगा। तो आप जेलों में आरटीआई डाल सकते हैं कि इस दिशा में जेल प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में और मैं जहां तक समझता हूं कि अन्य राज्यों में अभी एक भी ऐसे कैदी के बच्चे को परवरिश या स्पॉन्सरशिप योजना द्वारा नहीं जोड़ा गया, एक भी नहीं। अगर हमारे कोई साथी यहां मौजूद हैं तो जेल में आरटीआई डाल के देख लें कि क्या किसी जेल में संसीमित कैदी के बच्चे को स्पॉन्सरशिप या परवरिश योजना का लाभ मिला है। तो बहुत जबरदस्त होगा। मेरे ख्याल से अभी एक को भी नहीं मिला है। तो आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं हमारे साथी, उनको इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है कि इस दिशा में जहां एक्शन ओरिएंटेशन है, सीधा उनके एक्शन से किसी को लाभ होगा, किसी बच्चे को लाभ होगा, उसकी सेहत, उसका इल्म, उसकी पढ़ाई, तो सीधा जो पैसा आएगा वो खर्च होगा, तो इसमें लोग अपना काम कर सकते हैं। तो फिर क्या है, महिला चिकित्सक, महिलाएं बंद है, महिला चिकित्सक नहीं है, तो आप यह जानकारी ले सकते हैं, जेल निदेशालय को ही आप पूछा लीजिए कि आपके यहाँ कौन कौन महिला चिकित्सक किस किस जेल में प्रतिनियुक्त है। तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगा कि भाई ये पूरा मामला क्या है, कितने लोग उपलब्ध हैं जेल के सब। जबकि जो जितनी भी कमेटियां हैं, मुल्ला कमेटी से लेकर तमाम कमेटी, वो बोलती है कि भाई जेलों में महिला डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन बहुत कम जेलों में महिला डॉक्टर उपलब्ध है। प्रशासन बोलते हैं कि महिलाओं के काम करने की जगह नहीं है। तो बंदी अधिकार और आरटीआई का बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि जेलों में जो आरटीआई डालेंगे उनपे भी कभी कभी सत्ता का कहर, वो जब देंगे आरटीआई तो वहां से आएगा कि आपको इतने पैसे जमा करने हैं। कोई छोटी जेल होता है, आप उससे पूछिएगा कि आपके यहाँ कितने कैदी हैं, पूरा एड्रेस भेजिए, वो आपको भेज देंगे, लिख के, हाथ से ही लिख के भेज देंगे। तो अभी जैसे हम लोग एक पीआईएल किए हैं उत्तराखंड में, नैनीताल हाई कोर्ट में, कि जो उम्रदार लोग हैं वहां अच्छा, जो उम्रदार लोग हैं उनको उनकी जेल से रिहाई हो, तो हम लोग सब जेल से मांगे कि आपके यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो आजीवन कैद में बंद हैं और जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो चुकी है। तो पूरी एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग, हर जेल की रिपोर्ट आई और उस आधार पे पीआईएल किए हैं और उस आधार पे गवर्नमेंट ऑर्डर भी निकल चुका है। हालांकि उसमें खोट है, इसलिए हम लोग फिर से उस पे एक्टिव है, संघर्ष चल रहा है और उम्मीद है कि उत्तराखंड की जेलों से बहुत सारे बूढ़े जो आजीवन सजा में बंद हैं उनको हम लोग छुड़ा सकते हैं। तो यह आरटीआई के अधिकार का उपयोग करने से ही हो सका है। इसलिए मित्रों, आरटीआई एक बहुत जबरदस्त औजार है जिसके सहारे आप जेल के अंदर घुस सकते हैं,
जेल की विषमताओं को समाज के सामने ला सकते हैं, जेल अधिकारियों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आपका काम ये है, और जेल में जो टॉर्चर हो रहा है, कस्टोडियल टॉर्चर हो या फिर वो अपना ह्यूमन राइट का वायलेशन हो, उसको आप कोर्ट के सामने ले जा सकते हैं या सोसाइटी के सामने ले जा सकते हैं। तो आरटीआई का प्रयोग इस रूप में निश्चित तौर पर होना चाहिए। और आरटीआई से संबंधित जो एक्टिविस्ट हैं, हम तो कहेंगे कि हम लोग का फेडरेशन अब तो थोड़ा फिजिकल मीटिंग स्टार्ट हुई है, इस पे एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हो फिजिकल, जहां पे अपने जेल और आरटीआई में किस तरह से ये संबंध स्थापित हो और जेलों में जो लोकतंत्र की रोशनी हो वो आरटीआई के उपयोग से आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्री संतोष उपाध्याय जी। और आज हमारे इस मीटिंग में एक इसकी एंट्री और एग्जिट की जो चाइम है, एक साउंड है, वो बार बार आ रहा है। कहीं इसमें सेटिंग लगता है कि गलत हो गई है, तो इसको कहीं ना कहीं हमने ट्राई किया कि ये जो साउंड, क्या आप लोगों को भी ये साउंड आ रहा है? क्यों सुरेश मौर्य जी? नहीं सर, कोई साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा, एक एग्जिट और एंट्री में जो साउंड आता है नहीं आ रहा है साउंड। जब जो भी एंट्री करेगा उसका जो टिकल साउंड है वो मिल रहा है। वो कुछ दिक्कत है कहीं सेटिंग से, तो लॉग आउट करके देखना पड़ेगा। अभी मैं ट्राई किया तो बंद नहीं हो रहा है। एनीवे देखते हैं। तो हमें लगता है कि होस्ट के लिए ही वो सिर्फ होता है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। इट्स नॉट द इशू। देखते हैं। तो अभी हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में श्री राहुल सिंह जी जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त। और हम चूंकि कार्यक्रम में थोड़ा सा शेड्यूल में चेंजेज हुआ, प्रारंभ में वो थोड़ा सा देरी हुई थी जुड़ने में, तो मैं माननीय श्री राहुल सिंह जी को इसमें आमंत्रित करूंगा कि कार्यक्रम में वो श्री संतोष उपाध्याय जी के विचार सुनने के बाद वो अपना कमेंट्स और जो भी, चूंकि मध्य प्रदेश के वर्तमान आप सूचना आयुक्त हैं और बहुत अच्छे आपके डिसीजंस आ रहे हैं जो पूरे देश में एक मिसाल के तौर पे है, तो इस जेल विभाग और अधिकार को लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है आरटीआई के माध्यम से, और आपके जो भी विचार, आपका स्वागत है। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, हमें लगता है कि वो दिक्कत हुई। धन्यवाद शिवानंद जी। और अभी जैसा हम लोगों ने श्री संतोष उपाध्याय जी को सुना, उसमें जो एक सबसे एक महत्वपूर्ण चीज मुझे लगी कि संतोष उपाध्याय ने जी ने जो बताया कि किस तरह से जो सामाजिक एक्सेप्टेंस एक होनी चाहिए इस इश्यू